अगर एक मेंटली इल पेशेंट को कानूनी मदद चाहिए तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? जैसे हमारे पास ना लीगल सर्विस अथॉरिटीज के ऑफिस होते हैं हर कैदी के घर वालों को कोई मानसिक बीमारी है और वो उनके लुक आफ्टर के लिए चाहते हैं कि कैदी को बेल मिले, तो क्या इस ग्राउंड पे बेल मिल सकती है? बाहर निकल के क्राइम कौन करेगा? वो करेगा ना जिस आदमी ने पहले भी क्राइम किया। वो 13-14 साल की युवती थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, कोर्ट ने मुझसे पूछा था क्या कि हम इस पर्सन के घर वालों को इस मानसिक बीमारी के ग्राउंड पे बेल दे सकते हैं, नहीं दे सकते? तो आई रोट व्हाट आई फेल्ट, और आपने सही बताया कि इस आधार पर बेल नहीं मिलती है। दोस्तों, वेलकम टू आवर बी पॉजिटिव शो। आज हमारे बीच मशहूर वकील विकास शर्मा जी है। तो हमारे सोसाइटी में मानसिक बीमारियों के लिए बहुत बड़ी स्टिग्मा है, तो उसके रिलेटेड लॉ क्या बोलता है वो आज एडवोकेट विकास शर्मा जी बताएं। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो बगैर ज़्यादा टाइम लिए हुए मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल। आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कोई भी मानसिक बीमारी के लिए, या कोई मरीज आया हो, या कुछ मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई केस आया हो, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? तो ये रिसेंटली अभी हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे क्लाइंट हैं जो काफ़ी टाइम से थे हमारे साथ, और उनको लास्ट ईयर ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ, मतलब ब्रेन का। और ऑपरेशन होने के बाद जो उनकी सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि ही फॉरगॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उनके साथ दिन में भी ऐसा होता था कि वो कोई भी चीज़ भूलते थे तो बहुत जल्दी भूलने लग गए थे। एमनीजिया होने लगा। एमनीशिया होने लग गया था, तो उनको लिख के रखना पड़ता था चीज़ों के लिए। और कई बार ये भी भूल जाते थे कि कहाँ लिखा हुआ है। अभी कोई एक उनके ही जगह पे किसी उनके एम्प्लॉई ने कोई क्राइम किया, तो पुलिस वालों का फ़ोन आया हमारे पास कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने बताया उनको कि भाई इनकी 1 साल पहले तक जो इनकी सिचुएशन थी वो अब नहीं है। अब इनका जो ब्रेन का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से नाउ ही कैन बी टू सम एक्सटेंट सेड कि ही इज इनकैपेसिटेटेड पर्सन। मेंटल कैपेसिटी जो है उसका काफी फर्क लॉस हो गया। हाँ। तो उसकी वजह से अभी जो उनका अगेंस्ट जो केस चल रहा था, अभी चल रहा है मैटर जी, लेकिन आने वाले टाइम में दैट माइट बी अ गुड डिफेंस फॉर हिम। अदरवाइज हमारे यहाँ पूरे के पूरी सोसाइटी में जो इसको लेके जो अवेयरनेस है ना, वो थोड़ी सी कम है। अभी जितने ज़्यादा केसेस हैं जो आ रहे हैं उसमें जनरली इट इज़ नॉट टेकन एज ए गुड डिफेंस, क्योंकि जिस दिन आदमी अरेस्ट हुआ उससे पहले उसका जर्नल टर्म्स में उसका इलाज नहीं चल रहा होता है। जी जी जी। और बहुत बार तो यही नहीं पता होता है कि इसको एक्चुअली में इंसैनिटी थी या कोई मेडिकल अनसाउंडनेस थी माइंड जी, जो कि अरेस्ट होने के बाद जब कई बार एवेल्युएट किया जाता है तब पता लगता है, और समटाइम्स इट इज टू लिटिल टू लेट। यस। तो अगर एक मेंटली इल पेशेंट को कानूनी मदद चाहिए तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? जैसे हमारे पास ना लीगल सर्विस अथॉरिटीज के ऑफिस होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी, और देयर इज एन एक्ट जिसको कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर या जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है दैट इज अ डिसेबिलिटी, आप उस ग्राउंड पे फ्री में सरकारी कानूनी सहायता ले सकते हो। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जो लॉयर हैं और जो लीगल असिस्टेंस वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, उसके लिए आपको वैसे कोई नहीं। अगर कैदी के घर वालों को कोई मानसिक बीमारी है और वो एक लुक आफ्टर के लिए चाहते हैं कि कैदी को बेल मिले, तो क्या इस ग्राउंड पे बेल मिल सकती है? तो आपने वो बात कर दी, किसी ने मर्डर कर दिया आपका डेट में बोलता है कि मेरी माँ तो नहीं आया, जी जी जी। तो मुझे बेल दे दो। जी, बाहर निकल के क्राइम कौन करेगा? वो करेगा ना जिस आदमी ने पहले भी क्राइम किया। ग्राउंड टू टेक बेल। अगर आप इस ग्राउंड पे अगर आप बेल के लिए जाते भी हैं तो किसी भी हमारे बेल के जो ग्राउंड है उसमें ये ग्राउंड नहीं है कि आपकी फैमिली में किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो आपको बेल पे छोड़ दें, बिकॉज़ इट इज यू जिसने क्राइम, तो यू शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। तो आई आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे पास एक ऐसे पेशेंट आई थी, वो 13-14 साल की युवती थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने कोर्ट में मुझसे पूछा था क्या कि हम इस पर्सन के घर वालों को इस मानसिक बीमारी के ग्राउंड पे बेल दे सकते हैं, नहीं दे सकते? तो आई रोट व्हाट आई फेल्ट, और आपने सही बताया कि इस आधार पर बेल नहीं मिलती है, और लेटर पर मुझे पता चला कि वो बेल जो है डिनाई हो गई। इसमें एक और भी चीज़ है कि जब कोई आदमी जेल में होता है उसके परिवार में अगर कोई फिजिकल मेडिकल इशू है, मतलब माँ का कोई इलाज करवाना है या वाइफ का या बच्चों का कोई इलाज करवाना है, कोई मेडिकल ऐसा काम है जो उसके बिना नहीं हो सकता। देखिए, मानसिक बीमारी में अक्सर ये होता है कि सिम्टम को देख के ठीक किया जाता है। जब मरीज सिम्टम उसको थे, वो दवाई ले रहा था, लेकिन आज उसने दवाई छोड़ दी है और वो ठीक है, तो उस आधार पर अगर आपको एज एन एक्सपर्ट विटनेस बुलाया जाता है तो कोर्ट उस चीज़ को कैसे देखती है? देखिए, कोर्ट में मैंने आपको बताया कि इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। हाँ। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या प्रूव होती हैं चीज़ें। अगर आप ये बोल रहे हो कि किसी ने अपनी जो मेडिकल सिम्टम्स हैं उसको फेक कर रहा है, जी। जैसे किसी भी क्राइम के इंग्रेडिएंट होते हैं वैसे ही आपके जो मेंटल जो आप असेसमेंट करते हैं उस असेसमेंट का भी आपका क्राइटेरिया होता है। उसके लिए एज ए लॉयर तो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ कि आपको असेसमेंट क्या करना है उन सब चीज़ों के लिए। और जो आपकी जो गवाही होती है वो आपकी असेसमेंट के बेस पे होती है।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे कौन क्या बोल रहा है, आप यू आर देयर फॉर ए लिमिटेड पर्पज, आप उतना उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए जाएंगे। नहीं, वो असेसमेंट के ऊपर तो होती है, लेकिन जब मरीज हमारे पास आया हमें तो ये नहीं पता कि वो मतलब उसने सिम्टम्स बताए, हमारी तो असेसमेंट होती है कि घर वाले क्या बोल रहे हैं और मरीज किस प्रॉब्लम से। कई बार घर वाले नहीं भी होते हैं, लेकिन मरीज क्या कंप्लेंट्स बोल रहा है उस कंप्लेंट्स को सुन के हम उनको इलाज देते हैं। अब हमारी दिक्कत, हमारे लिए बैरियर, लीगल बैरियर वहाँ आता है कि कई बार कोई किसी ने क्राइम किया है, कोई अपनी जो लीगल बैटल से बचने के लिए भी फेक करता है, और स्पेसिफिकली हम उसको सिम्टम्स के लिए ट्रीट करते हैं, लेकिन वो पता चलता है कि बाद में उसने मानसिक बीमारी का बहाना दिखा के वो कोर्ट से जो वो चाहता था, डिवोर्स चाहता था या जो भी प्रॉपर्टी चाहता था, उसके आधार पे वो उसे मिल गई है। तो एज अ डॉक्टर अगर हम उसे ट्रीट करते हैं तो कोर्ट उस चीज़ को कैसे देखता है? देखिए, मैंने आपको बताया कोर्ट को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जाओगे एज ए प्राइवेट पर्सन, आप अगर हो तो आप प्राइवेट डॉक्टर, मतलब डॉक्टर हैं, आप उसकी तरफ से जाएंगे। अगर आपने कोई रिपोर्ट दे दी और कोर्ट को लगता है इस बात के लिए कि हाँ इनकी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं डाउट है, तो देयर इज ऑलवेज बी मेडिकल बोर्ड होगा जो कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं वो इवेल्युएट कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन दिया जाता है जी। तो सिर्फ आपने अगर कोई रिपोर्ट दे दी उससे मैटर नहीं करेगा उस चीज के लिए, क्योंकि कोर्ट हैज टू गिव दिस इम्पोर्टेंस, कोर्ट हैज टू गिव द इम्पोर्टेंस टू द फैक्ट कि भाई कल की डेट में जो भी मैं कर रहा हूँ, जो प्रूव हो रहा है वो किस आधार पे प्रूव हो रहा है, और उसके लिए जो आपका एविडेंस है। ऐसा नहीं कि आपने रिपोर्ट दे दी तो कोर्ट मानेगा कि ये 100% ट्रू है। जो पुलिस या जो सरकारी गवाह आते हैं वो भी जो रिपोर्ट देते हैं तो कोर्ट ये नहीं मानता कि वो सच है। वो सब कोलैबोरेट करते हैं, मतलब उसको कोहेरेंट देखते हैं कि वो सब मैच हो रहा है, तब जाके अपने हर चीज मैटर करती है। ठीक है। क्या अगर किसी के पार्टनर को कोई मानसिक बीमारी है तो क्या उस आधार पर कोर्ट डिवोर्स दे सकती है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 है व्हिच सेज कि मेंटल डिसऑर्डर्स एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दिस इज अ गुड ग्राउंड टू टेक डिवोर्स। बट उसके लिए जो मेडिकल बोर्ड है उसकी ओपिनियन मैटर करेगी, या किसी स्पेशलाइज्ड साइकियाट्रिस्ट की जो ओपिनियन है दैट आल्सो मैटर्स। बट इट ऑल कम्स टू कि वो प्रूव क्या कर पाते हैं। यस, बट दिस इज अ गुड ग्राउंड। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो क्या वो मानसिक बीमारी का बहाना बनाकर सजा से बच सकता है? देखिए, मेडिकल इंसेनिटी और जो लीगल इंसेनिटी है वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इंडियन लॉ ओनली रिकॉग्नाइज लीगल इंसेनिटी, और अगर वो उसकी जो मेंटल डिसऑर्डर है अगर वो उस कैटेगरी में आता है तो वो सजा से बच सकता है। इसमें पुराने लॉ में हमारे पास सेक्शन 84 था इंडियन पिनल कोड में, और अभी जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता उसमें सेक्शन 36। तो बोथ दीज टॉक अबाउट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बट इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, तो काफी ग्रे एरिया है और काफी लकूना है इसके ऊपर। गवर्नमेंट शुड एक्चुअली डिफाइन इट प्रॉपर्ली। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक व्यक्ति जो है अपने क्राइम को बचाने के लिए, उसने क्राइम किया होता है लेकिन अपनी इलनेस को फेक करता है, तो क्या उस आधार पे वो बच सकता है? देखो, इन आवर लॉ the important thing is it doesn't matter what actually the facts are, what matters is कि प्रूव क्या होता है कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट में उसकी लीगल इंसेनिटी या लीगल मेंटल डिसऑर्डर है which comes under the purview of भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 36, और अर्लियर जो पुराने केस चल रहे हैं उसमें सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी, अगर वो प्रूव हो जाती है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो वो सजा से बचेगा, 100% बचेगा। प्रूव होना ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड की एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। तो और प्रूव कैसे होता है, मतलब उसके लिए कौन सा पैलन बैठता है? देखिए, ये एवरीथिंग कम्स टू दी स्पेशलाइज्ड ओपिनियंस। तो इसके लिए जर्नली जो प्रोसेस है वो रहता है कि एक मेडिकल बोर्ड होता है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल बोर्ड होता है, तो वो बैठता है। इसमें जनरली 2 या 3 डॉक्टर हो सकते हैं, 5 डॉक्टर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बोर्ड, और उनकी ओपिनियन मैटर करेगी। दे विल इवेलुएट द पेशेंट। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और भी है कि मेडिकल इंसेनिटी और जो लीगल इंसेनिटी, उसमें डिफरेंस ये आता है कि उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी देखनी पड़ती है। मान लीजिए जब आपने क्राइम किया उससे पहले आपका कोई ऐसी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने कोई मेंटल इलनेस है आपको, या आप कोई डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो या ट्रीटमेंट ले रहे हो, और कोर्ट में आपने जैसी पुलिस ने पकड़ा, आपने कहा जी मैम तो मेंटली अनस्टेबल, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि कोर्ट विल ऑलवेज बी सस्पिशियस इन दोस काइंड ऑफ केसेस। यस, मतलब सजा के बाद अगर वो इलाज लेने लगा है, अगर वो अरेस्ट होने के बाद अगर वो इलाज लेना शुरू करता है, तो ऑलवेज कोर्ट विल ऑलवेज बी सस्पिशियस अबाउट ऑल दीस थिंग्स। लेकिन हमारे पास मेंटल हेल्थ एक्ट है, जो आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, वो सारे के सारे, और ल्यूनेटिक्स एक्ट है, तो इन सबका हमें देखना पड़ता है कि कौन से केस में कौन सी चीज एप्लीकेबल है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो प्रूव हो, और लेटर पे मुझे पता चला कि वो बेल जो है डिनाई हो गई। इसमें एक और भी चीज है कि जब कोई आदमी जेल में होता है, उसके परिवार में अगर कोई फिजिकल मेडिकल इशू हो, मतलब माँ का कोई इलाज करवाना है
या वाइफ का या बच्चों का कोई इलाज करवाना है, कोई मेडिकल ऐसा काम है जो उसके बिना नहीं हो सकता, जी कोई ऑपरेशन करवाना है, कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, पैसे की जो रिक्वायरमेंट है कि उसको कोई इकट्ठा कौन करेगा पैसे के लिए, तो उन सारे ग्राउंड्स को तो कंसीडर किया जा सकता है फॉर सम टाइम कि इंटरिम बेल जो है इन ग्राउंड पे मिल जाती है कि आपकी फैमिली में कोई मेडिकल अर्जेंसी होगी, जी। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर्स के बेसिस पे नहीं बेल नहीं मिलता। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि एक साइकेट्रिस्ट को एक्सपर्ट विटनेस के रूप में कब बुलाया जाता है कोर्ट में? जनरली जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको या तो प्रोसिक्यूशन बुलाएगी या जी। फिर डिफेंस साइड से बुलाया जाता है। जी अगर उन्होंने प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई रिपोर्ट दी होती है, कोई इवेल्युएट किया होता है, तो उस टाइम बुलाया जाता है, या अगर अक्यूज चाहे तो अपने डिफेंस में भी साइकेट्रिस्ट को बुला सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट रिपोर्ट विच हैज बीन गिवन बाय द साइकेट्रिस्ट। अब ये जनरली जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उसको प्रूव करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या साइकेट्रिस्ट को, जैसे कि मैं आई हैव नॉट बीन टू अ कोर्ट एज एन एक्सपर्ट विटनेस, लेकिन मुझे अगर जाना हो तो मुझे आपके एक्सपीरियंस से क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपका सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस केस के फैक्ट्स क्या हैं और आपने रिपोर्ट क्या दी है। जी आपका इवेल्युएशन जो आपने किया है किसी पेशेंट का, उस इवेल्युएशन का क्राइटेरिया क्या था, जी क्योंकि जब आप कोर्ट में जाओगे तो मान के चलिएगा कि डिफेंस साइड से अगर मेरे जैसे कोई लॉयर आएगा तो आते ही सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन में वो 1000 क्वेश्चन तैयार करके लाएगा। जी 1000 का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना पड़ेगा, जी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने प्रिडिक्ट भी नहीं किए होते हैं, जी बट मोस्टली इट विल डिपेंड अपॉन द इवेल्युएशन दैट यू हैव डन, यस और आपका पुराना एक्सपीरियंस उन सब चीज़ों पे क्या रहा है। जी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, बट एज एन एक्सपर्ट विटनेस अगर आप जाते हैं तो आपकी ओपिनियन मैटर करती है, यस और अगर आपकी ओपिनियन मैटर करती है तो आपसे जो क्रॉस एग्जामिनेशन है और जो क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान तो ये रखना पड़ेगा मोटा मोटी कि भाई आपने इवेल्युएशन जो है ना वो किस आधार पे किया। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि अगर किसी को मेंटल इशू है, कोई डिसऑर्डर है, अनसाउंडनेस है, या इंसेनिटी का है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो इलाज करवाएं इसका, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी एंड इसको सबसे ज़्यादा लाइट लिया जाता है, और समटाइम्स द डिप्रेशन कैन गो टू दैट एक्सटेंट कि कल की डेट में वो आदमी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होता है कि वो क्राइम भी कमिट कर देता है, वो आउटबर्स्ट होती है कई बार। तो जो अवेयरनेस है वो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और अगर किसी के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स के कोई सिम्टम्स हैं, तो उनको उसको सीरियसली लेकर उसको इलाज करवाना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाएं, अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें।